तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो आप लोग के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ना कि इस वीडियो से 95% क्वेश्चन जो है आपके बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम के साइंस के एग्जाम के दिन आपको इस वीडियो से 95% क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बारीकी से क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हीलियम जो है वो कैसा तत्व है। हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम जो है वो एक अक्रिय तत्व है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। देखिए हीलियम जो है एक कैसा तत्व है, तो आपको अक्रिय तत्व है। मैं आपसे पूछूंगा प्रकृति में सबसे क्रियाशील तत्व कौन सा है, उसका आप लोग अगर आपको याद है तो आप उसको कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक ना, कि अक्रिय सबसे ज़्यादा क्रियाशील तत्व पृथ्वी पर कौन सा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, कह रहेगा जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात क्या होता है। तो जल में जैसे H2O होता है, इसमें हाइड्रोजन का अनुपात कितना है, 2 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन का कुछ नहीं तो कितना है, 1 है। तो 2:1 यहाँ पे आंसर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। ठीक ना। तो आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस तरीके की वीडियो इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल एवं हाइड्रोजन में ऑक्सीजन के परमाणुओं का अनुपात कितना है। देखिए रिपीट हो गया क्वेश्चन 2 बार, तो यही वाला राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक ना, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। तो आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, यानी कि ये वाला जो रेखाएं है ये कितनी होती है। तो ये रेखाएं आवर्त सारणी में आप देखे होंगे कि 7 होती है। ठीक ना, और वर्गों की संख्या, और यही क्वेश्चन पूछेगा कि आवर्त सारणी में वर्ग कितने होते हैं। तो आवर्त सारणी में आपको वर्ग जो है वो 18 टिक करके आना है। ठीक ना, आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, 18 होते हैं। लेकिन वही बात करेगा आवर्तों की संख्या, तो वो आपका 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन है, सिलिका क्या है। तो सिलिका जो है यह क्या है, तो सिलिका एक उपधातु है। ठीक ना, सिलिका क्या है, यहाँ पे उपधातु हो जाएगा। ठीक ना, सिलिका क्या है, यहाँ पे आपको उपधातु हो जाने वाला है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रख के चलना है। सिलिका क्या है, उपधातु है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आप लोगों से यहाँ पे कि OH मतलब ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे OH और ट्रिपल बॉन्ड फिर से क्रियाशील मूलक कौन सा है, मतलब इसका जो है नाम क्या होने वाला है। तो ये जो है आपको एल्डिहाइड है। ठीक है, यानी ट्रिपल बॉन्ड OH और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड ये क्या है, एल्डिहाइड का फॉर्मूला होगा। ठीक है ना, एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन 95% ऐसे क्वेश्चन हमने रखे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सोच भी नहीं सकते हैं। और ये सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को जरूर मिलेंगे। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए, क्योंकि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आने वाला हूँ। इसके बाद मैं आपको सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन कराऊँगा। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को आप जो है देखिए। इस तरीके के वीडियो मेरे चैनल पे काफ़ी ज़्यादा आपको मिलेंगे, इसलिए चैनल का प्लेलिस्ट खोलिए और वहाँ पे जा करके आप पूरे अच्छे तरीके से देख सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन जो है वो अपघटन अभिक्रिया के द्वारा बना रहता है। ठीक है, अपघटन अभिक्रिया के द्वारा क्या होता है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। कह रहे हैं क्वेश्चन का 7 नंबर, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ATP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो पौधों में श्वसन के क्रिया के अंतर्गत ATP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, यानी कितनी ऊर्जा यहाँ पे होगा। ठीक ना, कितनी ऊर्जा होगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे कितनी कर्जा नहीं होगा बल्कि ऊर्जा होगा। मेरे यहाँ पे टाइप करने में थोड़ी सी गलती हुई है यहाँ पे। आई होप आपको इतनी यहाँ पे आपको क्या करना है, ऊर्जा कर लेना है। ठीक ना, कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, तो वो आपका यहाँ पे 30.5 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा आपको मुक्त होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करेगा मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं।
कितने मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है मानव हृदय का औसतम प्रकंचन दाब कितना होता है। तो मानव हृदय का औसतम यहाँ पे प्रकंचन दाब कितना होता है, लगभग कितना होता है। तो वो आपका मानव हृदय का लगभग जो है 120 mmHg होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है मानव पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया किस भाग में होता है। तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया वो होती है पत्तियों के द्वारा, क्योंकि मान लीजिए पौधा होता है और इसकी जो पत्तियां होती है पत्तियों के द्वारा ही जो भी वाष्प के द्वारा बन के ये प्रकाश पड़ता है तो पत्तियों पड़ता है, और पत्तियों के द्वारा ही वाष्प की प्रक्रिया बन के वापस यहाँ पे वायुमंडल मतलब आकाश में यहाँ पे पौधे वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया से क्या होती है जी, जल वाष्प बनकर चला जाता है। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है का कृत्रिम वृक्क, यानी कि यहाँ पे कृत्रिम वृक्क की बात कर रहा है, अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है। तो यानी कि कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अलग करता है। तो वो आपका नाइट्रोजन को जो है अलग करता है। मैं आपको बता दूं ये कृत्रिम वृक्क क्या होता है, जैसे डायलिसिस होता है ना, वो डायलिसिस मशीन आपको नाम सुनेंगे डायलिसिस मशीन, वही आपका क्या होता है यहाँ पे ये जो है कृत्रिम वृक्क होता है। ठीक ना, डायलिसिस मशीन को ही हम लोग कृत्रिम वृक्क वगैरह कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है। हाइड्रा में प्रजनन विधि से होता है, मतलब किस विधि से होता है। हाइड्रा में जो प्रजनन की विधि होती है वह किस विधि के द्वारा जो है हाइड्रा में प्रजनन की विधि, यहाँ पे किस विधि से हाइड्रा में प्रजनन होता है। तो हाइड्रा में प्रजनन जो होता है वो आपका मुकुलन विधि के द्वारा होता है, क्योंकि आप देखे होंगे इस प्रकार से आपका हाइड्रा का पौधा होता है और यहाँ से छोटी छोटी मुकुल बनते हैं, और यही मुकुलन जो है मुकुल जो है वो मुकुलन का निर्माण करती है और एक अलग टूट करके अपने पौधे का निर्माण करती है। इस राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार का हाइड्रा का जो पौधा होता है कुछ इस प्रकार का होता है, और ये जो है आपको मुकुल का निर्माण करता है कुछ इस प्रकार से। आप देखे होंगे, अगर आप थ्योरी पढ़े होंगे तो इस प्रकार से आपको क्या करता है, ये मेरे पास तो कुछ साधन है नहीं जगह मैं थ्योरी पढ़ाऊँ, इस प्रकार से टूटता है और ये टूट करके 2 भागों में यही जो है इसका मुकुल जो है वो 2 भागों में बढ़ जाता है। तो मुकुलन द्वारा इसका प्रजनन की विधि इसमें होती है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का यहाँ पे म्यू का मान होता है, यानी माध्यम का अपवर्तनांक। ये क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड एग्जाम में लगभग 10 से 15 बार क्वेश्चन, ये मतलब 10 बार आराम से पूछ दिया हुआ क्वेश्चन, इसलिए क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू का मान कितना होता है। तो ये होता है आपको साइन आई अपॉन साइन आर होता है। तो साइन आई अपॉन साइन आर होता है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा साइन आई और आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रख करके चलनी है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, यानी दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण जो है वो आपके लिए उपयोगी है। तो दाढ़ी बनाने के लिए देखिए, दाढ़ी बनाने जब भी आप जाते हैं तो आपके लिए जो है उचित फोकस लेंस का जो है आपको ऐसा लेंस लगा होना, ऐसा दर्पण लगा होना चाहिए जिससे क्या हो आपका जो चेहरा हो बड़ा दिखे, तब तो जाके हर एक बाल जो है छोटे छोटे बाल भी दिख करके कट जाते हैं। इसलिए दाढ़ी बनाने में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे बाल को भी दिखा देता है, यानी बड़ा प्रतिबिंब दिखाता है आपके चेहरे का, जिसके कारण आपका दाढ़ी जो है अच्छे से बन पाता है, छोटे छोटे बाल भी नहीं बचते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है, यानी सबसे ज़्यादा स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव ज़्यादा होता है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए स्पेक्ट्रम में सबसे ज़्यादा किरण की झुकाव बैगनी रंग का होता है। अब पूछिएगा क्यों बैगनी रंग का होता है, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य जो होता है वो सबसे कम होता है, तरंगदैर्घ्य का होता है सबसे कम होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा झुकाव जो होता है वो आपको
यहाँ पे बैगनी रंग का होता है। और पूछेगा सबसे कम झुकाव किसका होता है, तो वो आपका लाल आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे कम झुकाव पूछेगा तो ये, और सबसे ज़्यादा झुकाव पूछेगा तो आपका ये यहाँ पे बैगनी हो जाता है। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा का किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विद्युत फ्यूज जो होता है वो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है। किसी कुंडली में कितने प्रतिरोध है उसके ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का फॉर्मूला जो होता है वो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मेरे को लगता है फॉर्मूला मैं आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दूंगा, इसका फार्मूला ओरिजिनल फार्मूला। ठीक ना, मेरे को लगता है कुछ यहाँ पे टाइपिंग मेरे को लगता है थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे शायद यहाँ पे थोड़ा मेरे को लगता है थोड़ा सा गलती हुआ है टाइपिंग में। मैं यहाँ पे इसको जो है आपको बता दूँ, तो मैं आपको यहाँ पे इसको कॉमेंट में ओरिजिनल फार्मूला यहाँ पे आपको पिन कर दूंगा। ठीक ना, चलिए यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्रभावित होती है। यानी डायनेमो से एसी या धारा प्रभावित होती है या फिर बीसी मतलब डीसी धारा प्रभावित होती है। तो डायनेमो से आपको एसी धारा यहाँ पे प्राप्त होती है, यानी कि अल्टरनेटिव करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा आपको प्राप्त की जाती है डायनेमो से, क्योंकि डायनेमो को चार्ज वगैरह नहीं किया जाता है। डायनेमो जब तक चलेगा तब तक क्या करता है, धारा देता है, लेकिन जैसे में बंद होता है आपको धारा देना बंद कर देता है, इसलिए प्रत्यावर्ती धारा उससे डायनेमो से प्राप्त किया जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है। तो डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर आपको वह साफ जल में रहता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर साफ जल में रहता है। चलिए सेशन का लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस का ईंधन का स्रोत नहीं है। निम्नलिखित में कौन बायोगैस के ईंधन का स्रोत नहीं है, तो वो आपका हो जाएगा, देखिए लकड़ी भी बायोगैस है और यहाँ पे गोबर भी बायोगैस है और कोयला, इसको भी कभी कभी हम लोग क्या करते हैं बायोगैस के उपयोग में ला लेते हैं कभी कभी हम लोग, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा को सदैव ये बायोगैस ईंधन है ही नहीं। ठीक ना, ये रासायनिक ऊर्जा है। ठीक ना, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आप लोग यहाँ तक देखे होंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव पूरे तरीके से समझ में आया होगा और याद भी हुआ होगा। अगर आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख ही लिए हैं तो लास्ट में आपसे यही गुजारिश है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके मेरे चैनल का आप जो है एक परिवार का हिस्सा बन जाइए। इससे क्या होगा कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और मैं आगे वीडियो डालने के लिए इच्छुक होता हूँ ताकि आप लोग वीडियो को देख रहे होते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक